नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं मानेंगे कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था संकट में आई, स्लो डाउन हुआ और लगातार आर्थिक तरक्की की रफ्तार सुस्त होती गई। वो ये भी कभी नहीं मानेंगे कि उनकी नीतियों की वजह से कोरोना का जो इम्पैक्ट है अर्थव्यवस्था पर वो और भी खराब होता चला गया। मोदी सरकार कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती है। वो अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ती है, पिछली सरकारों पर फोड़ती है या पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर फोड़ती है। अब देखिए कि वित्त मंत्री सीतारमन ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में राज्यों का जो अधिकार है, जो उससे वादा उनसे किया गया था, उसका पैसा देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड था, यानी भगवान की करामात थी जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था का ये हाल हुआ है और हम आपको पैसा देने में सक्षम नहीं हैं, हम असमर्थ हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से उन्होंने ठीकरा भगवान के नाम पे फोड़ दिया। यही काम मोदी सरकार करती आई है। वो ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ती है, अपनी जिम्मेवारी नहीं लेती है। लेकिन जीडीपी की जो विकास दर -23.9 चली गई है, क्या उसके लिए जिम्मेदार भगवान है या हमारा भी कोई उसमें रोल है? इस सरकार की भी कोई भूमिका है जिसकी वजह से ये हुआ है? बहुत सारे लोग वैसे मानते हैं कि बताइए मोदी जी इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक तरह की प्राकृतिक आपदा है, महामारी आ गई है। वो तो मोदी जी ने पैदा नहीं की है, वो तो मोदी जी लेकर नहीं आए हैं, तो उसकी वजह से आर्थिक समस्या खड़ी हो रही है, आर्थिक तबाही हो रही है और इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये अधूरा सच है, ये आधा सच है कि महामारी आई और महामारी को ठीक ढंग से हैंडल न कर पाना ये बाकी का सच है जिस पर लोग विचार नहीं करते हैं। आज हम इसी पर विचार करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ नाइंसाफ़ी करता है, उन्हें तोड़ता मरोड़ता है, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। वापस लौटते हैं विषय पे कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, ये जो आर्थिक तबाही हमारे सामने उपस्थित हो गई है, जो जीडीपी की जो -23.9% की ग्रोथ दिखाई दी है, ग्रोथ माइनस ग्रोथ है, वो उसके लिए क्या मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है, या ये सब कुछ अपने आप हो रहा है और ये बिना ड्राइवर की गाड़ी है हिंदुस्तान जो अपने हिसाब से चल रही है, उसमें ड्राइवर की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, आपको इसके लिए देखना ये पड़ेगा कि जिन देशों में सरकारों ने समझदारी के साथ काम किया है और समझदारी के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ी है, वहाँ अर्थव्यवस्था पर इसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ा है। यानी आप चीन का उदाहरण ले लीजिए। चीन के ने पहली तिमाही में ज़रूर, जो साल की जनवरी से मार्च तक की होती, उसमें ज़रूर निगेटिव ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद उसने तुरंत उसको पिकअप किया और पिछले 3 महीनों में उसने 3.2 की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। तो दुनिया में जब तमाम अर्थव्यवस्थाएं नीचे ढह रही हैं, स्लो डाउन का शिकार हैं, माइनस की तरफ जा रही हैं अधिकांश व्यवस्था, वहाँ पर चीन ने समझदारी के साथ लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कोरोना से लड़ने की स्ट्रेटजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी बचा के रखा है और अब वो और तेज़ी से बढ़ रही है। आप दक्षिण कोरिया को ले लीजिए, वियतनाम को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, और भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत ही समझदारी से, और तो और आप पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान ने इमरान खान पर हम लोग
शुरू में हंसते थे कि वो लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, इस्लामी जो कट्टरपंथी जमात हैं, जो वहाँ के रूढ़िवादी मुसलमान हैं, उनके दबाव में, लेकिन उन्होंने पूरा जो लॉकडाउन नहीं लगाया, सीमित क्षेत्रों में सीमित समय के लिए लगाया, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था उतनी बुरी स्थिति में नहीं गई जितनी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चली गई है। तो वहाँ की लीडरशिप ने पैनिक में आकर कुछ नहीं किया और थोड़ा सा दूसरी सरकारों ने सोच समझ के फैसले लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने 3 महीने तक कोरोना का पहला जो केस आया था वो 30 जनवरी को आया था और 23-24 मार्च को हमारे यहाँ लॉकडाउन घोषित किया गया था। तो पहले तो 2 महीने, करीब पौने 2 महीने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार सोई रही, उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाए कोरोना रोकने के लिए। और अचानक एक दिन रात को 8 बजे आकर उन्होंने पूर्णतः लॉकडाउन घोषित कर दिया इसकी वजह से, और यह करीब 2 महीने तक चला और इसने पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, चौपट कर दिया। अब देखिए कि उनकी इस स्ट्रेटजी के, हालांकि मोदी जी अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, सरकार खुद को शाबाशी देती रहती है कि उसने लॉकडाउन लगा दिया जिसकी वजह से कोरोना उतनी तेज़ी से नहीं फैला, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर दिन 70,000 से ज़्यादा मामले अब सामने आने लगे हैं और तकरीबन 37 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं अब तक। इससे 70,000 के आसपास लोग मर चुके हैं और ये तेज़ी से फैलता ही जा रहा है। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ रहे हैं वो बता रहा है कि जो सरकार ने ये कहा था कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है कोरोना को रोकने के मामले में, वो सब फर्जीवाड़ा था, एक्ट ऑफ फ्रॉड था, एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, और एक जिम्मेदार सरकार की भूमिका नहीं थी। और उसके बाद से तो और भी उसने इस तरह की लापरवाहियाँ की हैं जिसमें करप्शन भी शामिल है, जैसे वेंटिलेटर की करप्शन हुए हैं। पीएम केयर्स अपने आप में एक भ्रष्टाचार का ही अड्डा है क्योंकि उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें कोई हिसाब किताब लोगों को बताया नहीं जा रहा है। तो ये एक दूसरा हिस्सा है। इसके पैरेलल ये किया जाना चाहिए था कि अर्थव्यवस्था को कैसे गति देनी है, उस दिशा में भी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया। जो 21 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी वो एक फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ नहीं था। सारा कुछ जोड़ घटाना करने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल वो 1.5 से 2 लाख करोड़ का पैकेज था जिसे बाकी चीज़ों से जोड़कर 21 लाख करोड़ का बताया गया था, और इसीलिए उसका अर्थव्यवस्था पर कोई इम्पैक्ट भी हम नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि बार बार विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जानकारों ने, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आप लोगों के हाथों में कैश रखिए, लोगों को कैश दीजिए ताकि वो खर्च करें तो डिमांड बढ़े तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी अंटी ढीली करने से मना कर दिया। तो एक तरह का ज़िद्दी ढीठ रवैया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का, जो कि अर्थशास्त्रियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने जो एक तरह की वणिक बुद्धि जिस पर वो अपना गर्व भी करते हैं उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं इस महासंकट के समय भी। तो ये एक पूरी स्थिति दिख रही है। अब देखिए कि जीडीपी ग्रोथ का जहाँ तक सवाल है 23.9% माइनस में चली गई है और इसमें केवल एक सेक्टर है कृषि, जो सरकार के भरोसे नहीं रहता, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं होता, केवल उसने 3.4% की वृद्धि दर हासिल की है। इस तमाम संकटों के बीच में भी तमाम तरह की अर्थव्यवस्था पर संकट है। आपने डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाते रहे और लॉकडाउन की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाए। इस सब के बावजूद इस सेक्टर ने ये उत्पादन करके दिखाया है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ 40% की गिरावट है। आप निर्माण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ 50% की गिरावट है। इस तरह से जितने भी कोर सेक्टर माने जाते हैं, स्टील है, ऊर्जा है, इस तमाम तरह के जो क्षेत्र माने जाते हैं, सब जगह इसी तरह की भारी गिरावट है। साफ बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था ठहर गई है, वो गतिशील नहीं हो पा रही है। और आपने बाद में जो थोड़ा थोड़ा करके लॉकडाउन खोला है उसकी वजह से थोड़ी गतिविधियाँ
ज़रूर शुरू हुई हैं, लेकिन चूंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं कि सरकार उनकी मदद करेगी आगे चलकर, और अभी पता नहीं ये कोरोना से लड़ने में अभी कितना वक्त लगेगा, तो लोग खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो पैसा बचा कर रख रहे हैं। खर्च नहीं हो रहा तो जाहिर है कि ये मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगी, तो अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलेगी। अब ये और बात है कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं सुब्रमण्यम, वो कह रहे हैं कि भारत की जो रिकवरी है वो वी शेप में होगी। वी शेप मतलब एक बार नीचे गई और एकदम से झटके से ऊपर जाएगी। अब ये दावे हैं, हम सब उम्मीद करते हैं कि वी शेप की रिकवरी हो और जल्दी हो, क्योंकि हम सब इस संकट की वजह से पिस रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, भुखमरी के हालात बन गए हैं और सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं मिल रही है। तो ऐसे में रिकवरी हो ये ज़रूरी है, लेकिन अभी भी सरकार बहुत ही ढिठाई के साथ कोई नए निर्णय नहीं ले रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप उद्योग धंधों को सपोर्ट करने के लिए, आम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बेरोज़गारों को सपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम चलाइए, उनके हाथ में पैसे दीजिए। जो आपने रियायतें देने की बात की थी, जो मझोले और छोटे उद्योग हैं, वो दरअसल रियायत नहीं थी, वो कर्ज था, और जिसको वो लेना नहीं चाहते हैं इस पूरे माहौल में, जहां उम्मीद नहीं है कि आगे चलकर खपत बढ़ेगी और वो जो उत्पादन करेंगे कर्ज लेकर वो कहीं बिकेगा। तो वो सारी जो पूरा जो कहना चाहिए कि इंजन है, वही उसमें जो ऑयल और ग्रीस की ज़रूरत है वो सरकार की तरफ से आ ही नहीं रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? तो ये भयानक तबाही की एक पूरी तस्वीर अभी से संकेत दे रही है कि कैसी तबाही हम फेस करने वाले हैं। और ऐसे में सरकार सुस्त है, कोई कदम नहीं उठा रही। आप केवल एक कदम उसको उठाते हुए बार बार सुनेंगे, और वो ये है कि वो इस पब्लिक सेक्टर को बेचने जा रही है। अब वो इस पब्लिक सेक्टर को का डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। तो इस तरह से जो जितनी भी कमाऊ पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उनको बेचकर सरकार सोचती है कि पैसा उगा लेगी और उससे अर्थव्यवस्था चलाएगी। तो अंततः तो ये जो दुधारू गाय हैं सरकार के लिए, पब्लिक सेक्टर नवरत्न खास तौर पर, उनको अगर आप निजी इस बहाने निजी क्षेत्र को दे रहे हैं, तो ये समझ में लोगों को आ रहा है कि दरअसल आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों को औने पौने दाम में ये जो खजाना उगलने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको सौंप रहे हैं, पूरा पब्लिक सेक्टर उनको सौंप रहे हैं। तो ये देश की भलाई के लिए आप नहीं कर रहे हैं, ये आम जनता की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी दोस्तों की भलाई के लिए कर रहे हैं। और उससे अगर कुछ पैसा आ भी गया तो भी बात बनेगी नहीं। और अंत में एक बात और बतानी ज़रूरी है कि ये संकट जो कोरोना की वजह से आया है, ये एक संकट है, और इसके पहले पिछले 3-4 साल से जो अर्थव्यवस्था का संकट चल रहा था वो दूसरा संकट था, और दोनों ने मिलकर ये मंज़र हमारे सामने उपस्थित कर दिया है जो बहुत ही खौफनाक है। तो पिछले जो कोरोना के पहले वाली स्थितियां थी उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जिम्मेदार थी, उनकी नीतियां जिम्मेदार थी कि उन्होंने कभी भी इस अर्थव्यवस्था को संभालने की ढंग से रणनीति नहीं बनाई। दावे तरह तरह के करते रहे वो, लेकिन उनके पास कोई दृष्टि नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था, और ये साफ बार बार लग रहा था कि सरकार कंफ्यूज है। अब पूरा बैंकिंग सिस्टम तबाह हो चुका है। उन्होंने जिस तरह से इस सरकार ने उनको मर्ज करके संभालने की कोशिश की, वो दूसरी समस्याएं खड़ी करने जा रहा है, और इस सरकार के बहुत सारे मित्र बैंकों को चूना लगा कर विदेश भी भाग चुके हैं। तो पिछले 4-5 साल से लगातार अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ रही थी। फिर कोरोना के समय चूंकि सरकार ने सही ढंग से कदम नहीं उठाए तो कोरोना की रफ्तार भी बढ़ी, संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ी, और इधर अर्थव्यवस्था भी रसातल की तरफ लगातार चली गई। तो इस संकट के लिए अगर आपको किसी को दोषी मानते हैं, मान सकते हैं, ठहरा सकते हैं, तो और कोई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री के इशारे पर चलने वाली सरकार है। यहाँ और किसी मंत्री या मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।
पीएमओ पूरी चीज़ों को देखता है, वित्त मंत्रालय की नीतियां भी वहीं से बनती हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही वैसे तो सरकार चलती है, लेकिन किसी दूसरे की कुछ सुनी जाती हो ऐसा नहीं लगता है। तो एक चूंकि एक आदमी के नेतृत्व वाली ये सरकार है, इसलिए अच्छा या बुरा जो भी होगा उसके लिए वही जिम्मेदार भी माना जाएगा। और इस केस में जो अर्थव्यवस्था की हालत है, जो जीडीपी के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, जिसकी कल्पना बहुत सारे लोगों ने नहीं की थी कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने भी भविष्यवाणी की थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सारे आंकड़े अनुमान 15 से 20% के आसपास के चल रहे थे और ये 20% से ऊपर 24% के आसपास चले गए हैं, जो और भी डराने वाले हैं। तो पूरे रिजर्व बैंक की भूमिका स्वतंत्र रूप से रिजर्व बैंक नहीं निभा पा रहा है, वो सरकार के दबाव में है। सरकार को जब तक पैसे उसे देने पड़ते हैं, सरकार के दबाव में वो जो ब्याज दरें हैं उनको नियंत्रित करता है। तो इस वजह से जो अर्थव्यवस्था को धक्का मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो मिल नहीं पा रहा है। और चूंकि एक व्यक्ति की सरकार है और वो व्यक्ति सलाह मशवरा पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता है, ये साफ साफ हम लोगों का अनुभव रहा है पिछले 5-6 साल का। तो ये साफ है कि आने वाले दिनों में ये जो तबाही है और बढ़ने वाली है। इसको संभालने का जो कहना चाहिए कि गुण है, वो हुनर है, वो इस सरकार और इस सरकार के नेतृत्व के पास नहीं है। इसलिए ये हम सब के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। तो दोस्तों, ये थी जीडीपी के जो विकास दर माइनस से बहुत नीचे चली गई है और उसके जो असर हमें देखने को मिल सकते हैं, उन पर मेरी ये रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उन मित्रों से जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो भी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।